नमस्कार दोस्तों, नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आपके घर में खुशहाली रहे, उन्नति रहे, तरक्की रहे, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अध्याय 119 में हम आपके लिए नवे भाव की बात करेंगे और नवे भाव की ही हमारी चर्चा चल रही है। व्यक्ति किस प्रकार से भाग्यशाली होता है, कौन से ऐसे योग होते हैं, उसका भाग्य कौन से वर्ष में उदय होता है, ये बहुत आसान तरीके से हमने आपके लिए बताया और आप उसे समझ पाए होंगे। ज्योतिष बहुत विस्तृत ग्रंथ है और ये वेदों का छठा अंग कहा गया है। वेदों का इसको नेत्र कहा गया है। तो ये मान के चलिए हम वेद ही पढ़ रहे हैं और वेद की गरिमा को बनाए रखना आपका और हमारा कर्तव्य बनता है। यही हमारा धर्म है। आज के इस विश्लेषण में आप व्यक्ति को कैसे बता पाएंगे, किसी जातक की पत्रिका देख करके कैसे निर्णय ले पाएंगे कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है। तो भाग्यशाली के बारे में हमने आपके लिए बहुत कुछ बता चुके हैं और आप अपना अध्ययन करना, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आज के इस अध्ययन में हम दुर्भाग्यशाली होने का योग बताते हैं कि व्यक्ति दुर्भाग्यशाली कैसे होता है। हमने प्रत्येक भाव के लिए आपको बताया, किसी भाव की चर्चा होती है या किसी भाव का प्रश्न आपके सामने आता है तो उस भाव को देखिए, उसके भाव के स्वामी को देखिए जिसे हम भावेश कहते हैं, और उस भाव के कारक को देखिए। इन तीनों चीज़ों को आप देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे, सटीकता से आप बता पाएंगे। ये प्रत्येक भाव के लिए इस ज्योतिष के स्तंभ माने गए तीनों भाव, भावेश, कारक। इनमें गुणा भाग हम कोई इधर उधर का नहीं लगा रहे। हम आपको विषयानुसार, जो शास्त्रानुसार जो बातें चल रही हैं, केवल वहीं तक रख रहे हैं। आपको हम उसमें कोई ऐसा मिश्रण नहीं कर रहे कि आप कहीं विचलित हो जाएं। बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं और आप इसको सीखिए, समझिए, लाभ उठाइए, अपने मित्रों को भी इसका लाभ दीजिए। नवा भाव हमारा ये है। पहले श्लोक में बताइए दुर्भाग्यशाली योग में कि यदि पंचम स्थान में राहु तथा पंचमेश या भाग्येश कहाँ गए हों, अष्टम भाव में नीच राशिगत गए हों, तो वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, भाग्यहीन होता है। अब इसमें क्या लिया उन्होंने, पंचम भाव को ले लिया और पांचवा भाव हमारा काय का होता है। आप आपको समझ पा रहे होंगे, वो बुद्धि विवेक ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है। जब बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति के पास, तो फिर वो अपने जीवन की जो गणना है, उसकी जो जीवन में आगे बढ़ने के अवसर हैं, उसके कैसे प्राप्त होंगे। तो विचारधाराओं से, ज्ञान से, विवेक से ही आगे बढ़ता है व्यक्ति। इसलिए ये पंचम भाव की बात हुई। दूसरा, क्योंकि लगन से पंचम भाव है तो यहाँ से शिक्षा, ज्ञान, विवेक ये देखते हैं। लेकिन यदि सब विषय के आधार पर हम बात करें तो नवा भाव है भाग्य का, और नवे भाव से पांचवा भाव ये नमा पड़ता है। भावात भावम के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, चर्चा हो चुकी है।
आप जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव का आप निर्णय ले रहे हैं, उस भाव से, उसका लेने के बाद उस भाव से उतने ही भाव फिर और आगे जाइए, तो आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा, सटीकता पे पहुंचेंगे, 100% रिजल्ट देने की कोशिश होगी उसमें। तो यहाँ से हम गिने भाग्य स्थान से 9वां भाव है, ये लगन से ये 9वां भाव है और ये भाव से 9वां भाव है। देखिए दोनों कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्रह लगन के आधार पर कहाँ बैठा हुआ है। दूसरी बात, वह ग्रह जिसकी चर्चा हो रही है वो अपने भाव से कितने भाव आगे बैठा हुआ है, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं भावात भावम का सिद्धांत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 5वां स्थान भाव से 9वें भाव से 9वां पड़ता है, इसलिए इसकी चर्चा की गई है। अब आप कहते हैं कि पंचम का तो उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बेसिक में आपको बता चुके हैं। तो पंचम भाव क्या हुआ? भाग्य से भाग्य का 9वां भाव। इस भाग्य का भी ये 5वां भाव जो है 9वां भाव पड़ता है। यहाँ से भी हम भाग्य को देखेंगे, भाग्य का भाग्य देखेंगे और सटीकता से पहुंचेंगे। तो इसमें क्या कहा कि पंचम भाव में राहु बैठा हो और पंचमेश और भाग्येश 9वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो? नीच राशि में 8वें भाव में बैठा हो। 8वां भाव पूरे भाव के आधार पर क्या माना गया है? अशुभ माना गया। लगन से 8वां भाव अशुभ माना जाता है, इसलिए इसको रंद्र स्थान भी कहते हैं, इसको बुरा स्थान बोला जाता है। भाव से भाव आकर के पड़ेगा तो किस भाव से कौन से केंद्र त्रिकोण में पड़ेगा, तब उस चीज को हम नहीं देखेंगे। फिर भी उसमें कमी न कमी, कोई ना कोई कमी रहती है, इसलिए 8वें भाव की बात की गई है। भाग्य में पंचम भाव में राहु बैठा हो और पंचमेश और नवमेश भाग्येश 8वें भाव में नीच राशि में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा गया है? भाग्यहीन होता है, दुर्भाग्यशाली होता है। वो आदमी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाता, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको प्राप्त नहीं होती। भाग्य में ही सब कुछ मौजूद है। दूसरे श्लोक में बात की गई है, ये बात बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। पंचम भाव में राहु बैठा हो, पंचमेश यहाँ का जो स्वामी है वो, और भाग्य का जो स्वामी है भाग्येश 8वें भाव में नीच राशि में भी बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जाकर कैसा होता है? दुर्भाग्यशाली होता है, भाग्यहीन होता है। दूसरे श्लोक में कही है, यदि नवम में शनि बैठा हो तथा चंद्रमा हो, दोनों एक साथ बैठे हों, आमने सामने भी बैठे हों, देखिए गुणा भाग आप अपना लगाइएगा पढ़े, तो भाग्य की बात चल रही है। तो नवम भाव में कौन बैठा हो? शनि बैठा हो तथा चंद्रमा हो, और लग्नेश नीच राशि में हो। तो लग्नेश की बात तो हर एक भाव की चर्चा करने से पहले, किसी कुंडली को देखने से पहले, किसी भी जन्म पत्रिका को देखने से पहले, सबसे पहले हमें इस लगन भाव के स्वामी को और लगन भाव को देखना पड़ेगा। देखने का अर्थ आप समझ रहे हैं, इसका अध्ययन करना पड़ेगा आपको कि ये भाव कैसा है। कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे, अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे, अशुभ ग्रह देख तो नहीं रहे, पाप कर्तरी में तो नहीं है, इसका जो भाग लगने से वो कहीं इसी कंडीशन में कहीं तो नहीं है, डिग्री वाइज कमजोर तो नहीं है। यदि वो डिग्री वाइज अच्छा है, पाप कर्तरी में नहीं है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो वो जातक जो है कैसा होगा? मजबूत होगा, ताकतवर होगा, हिम्मत वाला होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। इसलिए लगन इसको देखना, लगन को देखना जरूरी है। तो यही बात इसमें कही गई है कि नवम भाव में शनि बैठा हो तथा चंद्रमा बैठा हो और लग्नेश नीच राशि में कहीं भी बैठा हो, तो उसकी स्थिति तो खराब होगी ना। नीच में जाने पर वो अपनी ताकत कहाँ दे पाएगा? तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा गया कि भीख मांग करके गुजारा करने वाला होता है, अर्थात दुर्भाग्यशाली होता है,
अर्थात वो भाग्यहीन होता है। दोनों श्लोकों को आप समझ पाए होंगे मित्रों। बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने इसको रखा। मित्रों, यदि हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लग रही है या आप हमारे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो क्रम से आप वीडियो देखिए। 100 वीडियो तक यदि आप देख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप ज्योतिष को समझने में सक्षम हो जाएंगे। ये वेदों का अंग है, ये छठा अंग माना गया है वेदों का। छठे वेद में छठा भाग जो माना जाता है वो ज्योतिष का माना जाता है, और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमारी जो चर्चाएं ये चल रही हैं ज्योतिष की, ये हम वेद ही पढ़ रहे हैं और इसकी गरिमा को हम बना करके रखें। आपका और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस शास्त्र को पाखंडों से बचाते हुए आगे को ले चलें, इसकी गरिमा को बरकरार रखें। ये सनातनी विद्या है, ये आज की विद्या नहीं है, ये विज्ञान है जो आज जीवन में वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं। सौर मंडल से जितने भी ग्रहों की, जितने भी नक्षत्रों की जितनी गणना हो रही है, और हम आज जीवन में अपने में तिथि, वार, नक्षत्र, वर्ष और ये जो हमारी ऋतु हैं सब इन सौर मंडल के आधार पर ही है। तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ना इसको पाखंड माना जा सकता। लोगों ने इसमें ऐसी मिथ बातें डाल दी हैं कि लोग इससे अलग हटना शुरू कर दिया, कतराने लगे। ये अच्छे विद्वान लोगों के लिए शोभनीय बात नहीं है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। यदि आपको चर्चा ये मेरी अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने मित्रों के पास भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम वहीं से आपको रिप्लाई करके आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए मित्रों, ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।